एक बात देखो इधर कि अगर तुम्हारा m1 m2 का सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे है, अगर मैंने इसको एक वेलोसिटी दे दी v1 से, ये यहां पहुंच गया, ये v2 से यहां पहुंच गया m2, और ये तुम्हारा m1 है, तो क्या सेंटर ऑफ मास जो यहां पे है ये भी मूव करेगा? बिल्कुल। तो इसी को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कहते हैं, VCO। समझा? इतना ही सा बात है और कुछ नहीं है इसमें। अब इसी में आपको वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। आरेश निकाल के जूता मारिश, आगे देख। हाँ, वीकॉम सेंटर ऑफ मास आपको क्या करेगा? मूव करेगा और यहां पे चला जाएगा। तो इसको आप कैसे देख सकते हो? मान लेते हैं कि किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत सारा मास है, m1 m2 m3, दिस इज r1 r2 r3, सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी है, v1 v2 v3, इस तरीके से। तो इन सब मास का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। अपन मान लेते हैं कि ये कहाँ, यहीं पर है, ये सेंटर ऑफ मास वाला है, v सेंटर ऑफ मास। अब ये क्या मूव करेगा? ये भी मूव करेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से। इसको आप r कॉम मानते हो, RCOM, ये सब आपको पता है ना? बहुत सारे मास हैं उसका। तो इसका अगर मान लेते हैं कि m1 m2 m3 मास जिसका वेलोसिटी क्या है, v1 v2 v3 है, ठीक है? तो क्या करोगे इसको? लेट m1 m2 डॉट 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 mn be the velocity of particles moving with velocity v1 v2 डॉट 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 vn, ठीक है? तो आप इसका अगर rn लिखना चाहते हो, RCOM लिखना चाहते हो, RCOM लिखना चाहते हो, तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस 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 mn rn डिवाइडेड बाई m1 m2 m3 डॉट 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 mn। यही तुम्हारा होता है ना? ठीक है? इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है एक्चुअली, है ना? अगर इसको डिफरेंशिएट कर दे तो क्या बनने वाला है तुम्हारा? वीकॉम बनेगा। ऊपर का छाप लिया है, जल्दी छापो। तो क्या हुआ आगे देखो? ऑन डिफरेंशिएटिंग dr com by dt is equal to m1 dr1 by dt plus m2 dr2 by dt plus mn drn by dt divided by m1 plus m2 plus mn। सही है? तो यहां से ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास
इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस डॉट 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 डॉट। अब हल्ला कम करो नहीं तो भगाना शुरू करेंगे बाहर। m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn, ये तुम्हारा क्या बन गया? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बन गया। आरिश तुम्हारी आवाज लगातार आ रही है। जल्दी छापो। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगेन प्लस m3 डॉट 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 प्लस mn, ये तुम्हारा बन गया एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तुमने क्या करा? पहले नॉर्मल सेंटर ऑफ पोजीशन वेक्टर निकाला, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलता है तुमको? तुमने मैकेनिक्स में पढ़ा था ना, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमको? वेलोसिटी। वेलोसिटी को करते हैं तो क्या मिलता है? एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन को करते हैं तो जर्क मिलता है। जर्क की बात अभी होती नहीं है मार्केट में, इसीलिए उसको भूल जाओ, यहीं तक रहना है, ठीक है। जल्दी छापिए इसको। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो जर्क मिलेगा। जर्क का अभी कोई आविष्कार हुआ नहीं है। ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैप उसका था, तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया? तो तुम दिया क्यों था उसको? पढ़ने में मन तो करता नहीं है। और यही मैं बोलूँ कि इसने तुमने एक दूसरे को कैप दिया तो यहाँ पे फिजिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट आया? क्या तुम ट्रांसफर हुए? नहीं। क्या वो ट्रांसफर हुआ जिसके पास था? फिर कैप यहाँ तक कैसे पहुंचा? व्हाट इज दिस? वो तो तुमको समझ नहीं आएगा कि फिजिक्स से तुमको मतलब नहीं है। पार्टिकल डज नॉट मूव, डिस्टर्बेंस इज मूविंग, दैट इज वेव। तो समझा करो सब भी। क्या आर्यन भाई बन गया पूरा HCV, LLM खत्म, इलेक्ट्रो चल रहा है। करो जल्दी करो यार तुम लोग। यहां से हम क्या कर रहे हैं कि m को मान लिया मैंने m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn मान लेते हैं, ठीक है। अब ये m है तो m a कॉम मतलब m a सेंटर ऑफ मास, दैट इज f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 fn, यही होने वाला है। तो ये जो फोर्स है ये किसका सम है? इट इज एक्चुअली द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, क्योंकि इंटरनल फोर्स क्या करता है? एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। याद करो चार्ज में जब दो चार्ज हम लोग रखते थे, चार्ज Q1 एंड Q2, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इंटरनल फोर्स अगर लग रहा होता तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या होता था? हमारे पास कैंसिल कर देता था। उसी तरीके से देख लो यहाँ पे MA कॉम F1 F2 F3 और Fn है। तो यहाँ पे तुम एक पॉइंट लिख लो कि हेयर, जल्दी लिखे, हेयर internal forces will occur in equal, internal forces will occur in equal and opposite so that they contribute
they contribute nothing to the sum, nothing to the sum. So sum of only the, so sum of only the external forces so sum of only the external forces acting on all particles, acting on all particles. तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, एम ए कॉम इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्सटर्नल, ये तुम लिख सकते हो इस तरीके से। अगर वेक्टर में डालना है तो वेक्टर में डाल दीजिए। ये तो समझते हो ना, ऐसा ये तो समझते हो ना, मैथ वाले तो समझते हो कि समेशन ना, बायोलॉजी वाला पता नहीं समझता है कि नहीं, समझते हैं बायो वाले भी, ठीक है। अब एक बात और, अगर तुम्हारे पास सेंटर ऑफ मास को इनिशियली रेस्ट में रखा जाए, दो मास है, उसका सेंटर ऑफ मास हो गया रेस्ट में है, एफ नेट भी जीरो हो जाए, एफ एक्सटर्नल फोर्स, तो सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज बी इन रेस्ट। अब दो मास है, उसका सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में है, और एफ नेट भी जीरो है, जो एफ नेट निकल रहा है यहां पे, एफ नेट भी जीरो है, तो उसका सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज बी क्या, रेस्ट। मतलब देयर इज नो शिफ्ट इन डिस्प्लेसमेंट। समझा क्या, समझा ना, लिख लो इस पॉइंट को। इफ सेंटर ऑफ मास इज इनिशियली, if center of mass is initially, if center of mass is initially at rest, and F external, ये वाला लिखना, and F external is equal to 0, sum of F external is equal to 0 on center of mass, on center of mass, on center of mass, then displacement of center of mass, then displacement of center of mass, then displacement of center of mass will be 0, will be 0. So shift बोल सकते हैं इसको, shift in position of center of mass is 0, center of mass is 0. अब थोड़ा काइनेटिक एनर्जी पे बात कर लेते हैं। अगर F एक्सटर्नल इज 0, देन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? ये कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि आप जब काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो आप उसको ऐसे मत लिख देना कि हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को एक जगह सेंटर ऑफ मास के साथ नहीं लिख सकते। जैसे ये पार्टिकल चल रहा है ना, तो जब सारी पार्टिकल जब चल रहे होते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मास टोटल इनटू वी स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंटरनल फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। समझ में आई बात? अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अगर मैं यहां पे आपको बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी है, इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0, अगर आपने एफ नेट को 0 डाला है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम अगर लिखना है तो आप मास टोटल 1/2 मास टोटल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ये गलत होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होता है। तो होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे लिखेंगे भाई? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस प्लस प्लस,
सिस्टम, SYS। समझ में आई बात क्या बोला मैं? तो काइनेटिक एनर्जी के केस में अगर आप एफ नेट 0 रखते हो तो काइनेटिक एनर्जी में बी कांस्टेंट बट नॉट नीड टू बी कांस्टेंट। ये ध्यान में, कांस्टेंट हो सकता है, सबकी वेलोसिटी एक ही होगी तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन जरूरी नहीं आप मस्ट बी कांस्टेंट नहीं लिख सकते। तो लिखो यहां पे, इट डज नॉट मीन दैट काइनेटिक एनर्जी सिस्टम इज कांस्टेंट। एफ नेट 0 का मतलब काइनेटिक एनर्जी सिस्टम कांस्टेंट हो कोई जरूरी नहीं है। इट मे बी और इट मे नॉट बी कांस्टेंट, इट मे बी और मे नॉट बी कांस्टेंट। इफ एफ नेट 0, काइनेटिक एनर्जी मे बी और मे नॉट बी कांस्टेंट because kinetic energy of system can also change। नहीं लिखा कुछ भी तुम लोग, कहां लिखा? मैंने क्या बोला? एफ नेट अगर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मे बी कांस्टेंट और मे नॉट बी कांस्टेंट। बैटरी चाहिए था हमको, चाय तो दे दीजिए, बैटरी नहीं है। हाँ बैटरी चाहिए। अच्छा कुछ बदला बदला सा लग रहा है नहीं? अगर मान लो कि 2 चार्ज तुमने रख दिया, ए क्या है रे, तुम्हारा नोटबुक वहां गया कैसे? पढ़ना है तुम लोग को, पढ़ना है कि नहीं? ये सुना दूं मैं। चार्ज ले लो, मान ले चार्ज पार्टिकल है, Q1 है और Q2 है। अगर इसको एक सिस्टम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ये सिस्टम है, तो इसका नेट फोर्स क्या है? अरे 0 है। नेट फोर्स तो 0 होगा ना। 2 चार्ज है, एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा। F1 इक्वल टू F1 इक्वल टू F2 होता है कि नहीं होता है? 2 चार्ज के बीच का फोर्स क्या होता है? दोनों में सेम लगता है ना फोर्स। कूलम्स लॉ में जो फोर्स लगता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। मैग्नीट्यूड में इक्वल बट डायरेक्शन में अपोजिट, तो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स, नेट फोर्स 0। तो यहां जब नेट फोर्स 0 होगा तो सेंटर ऑफ मास का क्या होगा? ये दोनों भागता जाएगा, मगर क्या सेंटर ऑफ मास बदलेगा? क्या वही रहेगा। तो जितना वो भागेगा उतना ही है, तो वो अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा। समझ में आएगी बात? क्लियर है? अब एक चीज और देखो, चलो इतना पहले लिखो, जल्दी से लिख लिया सब लोग? क्या हुआ? हाँ अब देखो, मैं नया बनाता हूं मैं। MT कॉम टोटल मास और A कॉम दैट इज इक्वल टू एफ नेट। यही होगा, यही होगा ना। एफ नेट बराबर क्या है? एफ नेट क्या है? M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3। एक मिनट चुप रहो। हेलो, हाँ क्या हो गया? MTA कॉम लिखा तो एफ नेट बराबर क्या लिखा तुमने? M1A1 प्लस M2A2 प्लस 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 प्लस, इस तरीके से लिख सकते है ना। मतलब एक्सेलरेशन ऐसा। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर एफ नेट 0 है इसका मतलब क्या 0 है? ए सेंटर ऑफ मास।
अगर आपने एफ नेट 0 लिखा है यहां इस कंडीशन से, अगर आप आगे देखोगे, अगर एफ नेट 0 है इसका मतलब ए सेंटर ऑफ मास इज 0। अब ध्यान दो कि ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। क्या यहां पे A1 A2 A3 0 है? तो ये डज नॉट इम्प्लॉय दैट, इसका ये मतलब नहीं है, कहने का मतलब ये है डज नॉट इम्प्लॉय दैट A1 इज A2 इज इक्वल टू 0। नहीं सर, अगर एफ नेट 0 है तो ए कॉम 0 है और ए सेंटर ऑफ मास 0 है। इसका ये मतलब नहीं है कि A1 A2 A3 A4 इज 0, सब अलग अलग है। नहीं समझ में? अब तुम खुद ही सोचो ना कि पार्टिकल तो चल रहा ना, सारा पार्टिकल, तो सबका एक्सीलरेशन अलग अलग है। हमने क्या किया है कि सबको जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को कांस्टेंट किया तो इसका मतलब है कि मूव नहीं कर रहा है। तो एफ नेट 0 है तभी वो वीकॉम कांस्टेंट है। अब वीकॉम कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि आप एफ नेट 0 और एफ नेट कब 0 होता है? जब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, या तो मास 0 हो जाएगा। मास 0 है क्या यहाँ पे? नहीं। तो ए कॉम 0 है और ए कॉम 0 इसका ये मतलब नहीं है कि सबका एक्सीलरेशन सबका 0 हो जाएगा। A1 का भी, A2 का भी, A3 का भी, सबका कंबाइंड इफेक्ट हमने क्या लिखा है? A0। क्योंकि कोई एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हो सकता है, कोई एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होता है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट तो 0 हो जाए। क्या ये 0 है? क्या ये 0 है? बट इसका सिस्टम में क्या हो रहा है? दोनों अगर अपोजिट तो 0 हो जाएगा सिस्टम का। टोटल मास लिया मैंने, हाँ, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की कंडीशन में नहीं लेना बस। ठीक है, ये 0 हो गया, इसको लिख लीजिए। अब ए सेंटर ऑफ मास 0 है, अगर ए सेंटर ऑफ मास 0 है, अब जरा ध्यान दो, ये मिसकंसेप्शन है। मैं इसको नहीं भी पढ़ाता तो तुमको पता नहीं चलता कि मैंने क्या नहीं बताया तुमको। कुछ अच्छे बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बस, ताकि याद रहे कि क्या चीज होता है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं कि ये अगर 0 है तब वो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ए सेंटर ऑफ मास 0, इसका मतलब डी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू dt 0। यही है ना? यही होगा। अगर ये 0 है तो ये इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट। जाहिर सी बात है, ये प्रूफ हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। अब एक चीज और ध्यान दो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि V1 V2 V3 V4 V5 V6 इज कांस्टेंट। नो, V1 V2 सब अलग अलग। समझा कि नहीं? तो यहां पर लिखो एक लाइन, सेंटर ऑफ मास मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, center of mass moving with constant velocity does not mean that V1 V2 V3 is constant. may change V1 V2 V3 is constant, may change due to A1 A2 A3 A4 इस तरह एक्सीलरेशन की वजह से। क्योंकि A1 A2 भी नहीं कांस्टेंट नहीं था, हमारा 0 नहीं हो रहा था। ए सेंटर मास 0 था, A1 A2 0 नहीं था, और A1 A2 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि V1 V2 भी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर 0 है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यह है कि M1 V1 M2 V2 M3 V3 इज इक्वल टू M1 V1 डैश M2 V3 V2 डैश। समझ में बात क्या बोला मैंने? नहीं समझ। अब अगर मान लेते हैं कि Vcom कांस्टेंट है, अगर Vcom कांस्टेंट है
तो इसका मतलब यह है कि m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 इज इक्वल टू m1v1 डैश, मतलब मोमेंटम इज कंजर्व। बाद में जो वेलोसिटी हो गई वो, अभी कुछ वेलोसिटी बाद में कुछ टकरा भी सकती है, आगे आएंगे कोलिजन में समझ में आएगा चीजें और अच्छे से। हाँ ऐसी बात है, वो और अभी आएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पे। तो m1 m2 v2 डैश दैट इज कांस्टेंट, मतलब कंजर्व हो गया, मोमेंटम इज कंजर्व, दैट इज pi दैट इज इक्वल टू pf, मतलब मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व, यहां से मोमेंटम कंजर्व, समझ आया बात? पी वी कॉमन कांस्टेंट एफ नेट जीरो होगा तो ऐसे भी मोमेंटम कांस्टेंट हो, क्योंकि एफ बराबर डीपी बाई डी होता है। एफ नेट बराबर डीपी बाई डी, पढ़ा था तुमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, सेकेंड लॉ, सब भूल गए। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर फोर्स जीरो है तो डीपी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, और डीपी बाई डी टी इक्वल टू जीरो तो पी कितना हो, क्या हो गया? कांस्टेंट। यही चीज लिखा है, एक्चुअली वही मीनिंग है वो, सही है? अब एक बात लिखो मैंने, इफ एफ नेट सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, एफ नेट सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, सेंटर ऑफ मास मस्ट बी एट रेस्ट। सही कि गलत? गलत, फॉल्स है, फॉल्स होगा। अगर एफ नेट सिस्टम अगर जीरो है तो सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट नहीं होगा, मतलब जरूरी नहीं कि होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा, मतलब एक्सीलरेशन जीरो हो रहा है वहां पे। समझ आया हमें? तो लिख लो इस पॉइंट, वहां पे लिख लेना फॉल्स, और उसके नीचे लिख लो व्हेन एफ नेट सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, एफ नेट सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। जोआ क्या प्रॉब्लम है? समझ आ रहा है? एफ नेट सिस्टम इज इक्वल टू जीरो लिखा, देन सेंटर ऑफ मास मे बी एट रेस्ट, then center of mass may be at rest or moving with constant velocity. Or moving with constant velocity. ठीक है? अब वीकॉम जीरो मतलब रेस्ट पे, रेस्ट पे, और रेस्ट पे मतलब m1x1 बराबर m2x2, मतलब m1r1 प्लस m2r2 पढ़ाया हुआ ये शुरू में ही, पहले ही क्लास में जब सेंटर ऑफ मास बता रहे थे तभी, है ना, कि सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब अगर वीकॉम जीरो लिखा तुमने, इफ अगर वीकॉम जीरो लिखा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर तुमने जीरो लिखा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है? इज एट रेस्ट। सही है? अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो m1r1 इक्वल टू m2r, ये चीज समझा कि नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, पूरी फिजिक्स का निचोड़ है इस चैप्टर, समझा क्या? सारे कंसेप्ट आते हैं इसमें। हाँ, कौन बुला रहा है? मैं कहीं आसमान में हूं कि घर में बुला रहा है वो है? देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व, ट्रू लिख देना उसके आगे। हाँ
सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, if momentum of system is conserved, implies center of mass is at rest. False. क्या बोला? If momentum of system is conserved, implies center of mass is at rest. False. नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ये जेई का पूछा हुआ सवाल था, जेई का पूछा हुआ सवाल था अभी जो कराया अभी मैंने. अब जरा सा एक चीज और देख, दो बॉडी सिस्टम है, हेडिंग बोलना टू बॉडी सिस्टम. वैसे इसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन खुजली बहुत होती है मेरे को पंगा लेने की, नहीं तुम लोगों से, क्योंकि कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं कि मेरा मन करता है कि सब कुछ बता दिया जाए. क्या बोलूं मैं, छोड़ देते हैं आगे बढ़. टू बॉडी सिस्टम, टू बॉडी सिस्टम का मतलब यहां पे आप मान लेते हैं ये M1 है और ये M2, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है. एक को R1 मान लिया तुमने और एक को R2. मैं कुछ नहीं करना, एक छोटा सा चीज समझा रहा हूं बस, मतलब फाइनल जो बताया ना जितनी बातें सबका निचोड़ है यहाँ पे. इनिशियली M1 M2 एट रेस्ट, यहां पे तुमने बोला इनिशियली M1 M2 एट रेस्ट, M1 M2 एट रेस्ट. इनिशियली शुरुआती दौर में तुमने M1 M2 को क्या रखा, रेस्ट में रखा. ठीक है. अब इन दोनों को तुमने छोड़ दिया, छोड़ा मतलब इंटरनल फोर्स की वजह से ये इसका मूवमेंट हो गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं सिस्टम पे, बता दो. सिर्फ इंटरनल फोर्स की वजह से सिस्टम मूव कर गया. यहां से ये यहां आ गया और ये यहां, इंटरनल फोर्स की वजह से. M1 यहां है और M2 यहां. अब यहां पे है, तो इसको तुम क्या कर सकते, मान लो कि S1 आया, S2 आया, यहां से लेके यहां तक S1 आया और यहां से लेके यहां तक ये S2 आया. सही है. तो ध्यान दो, क्या सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है क्या? सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा. सेंटर ऑफ मास जो आपका था वो यही का यही है, ये सेंटर ऑफ मास यही है. तो अब जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहां है, R1 माइनस S1, R1 माइनस S1, और यहां से यहां तक R2 माइनस S2. ये आ गया. अरे समझा कि नहीं, कुछ बता नहीं रहे, जो खेल खेला उसी खेल को दोबारा लिख रहा हूं मैं. हो गया. और ये जितना भी कुछ हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, इंटरनल फोर्स की वजह से. अब दो चार्ज पार्टिकल को अपोजिट एंड इक्वल Q1 Q2 को प्लस माइनस ले लो तो दोनों अपनी तरफ एक तरफ जाएंगे, तो वही सिस्टम समझो. लेते तो इंटरनल फोर्स पे जा रहा है, कोई एक्सटर्नल तुम्हें धक्का नहीं लगाया उसके ऊपर में. यही चीज समझा यहां तक. अब अगर सेंटर ऑफ मास यहां इस कंडीशन में क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, यही होने वाला है. अगर सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, इसका मतलब M1 R1 M2 R2 पहला कंडीशन में. फर्स्ट कंडीशन में ये M1, और आफ्टर सम टाइम ये क्या होने जा रहा है वो बताइए. M1 रहेगा ही R1 माइनस S1 और M2 इक्वल टू R2 माइनस S2.
R2 माइनस S2। ठीक है, अब इसको ओपन करो तो कौन कौन कट रहा है देखो तो जरा सा। M1R1 माइनस M1S1 इज इक्वल टू M2R2 माइनस M2S2। तो M1, ठीक है, अब कौन कौन बराबर है? M1R1 और M2R2 क्या है? स्टार्ट में ही बराबर कर दिया था मैंने, तो इसका मतलब ये और ये कट गया। सिंस M1 बराबर R1, M1R1 बराबर M2R2, तो यहां से तुमको माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो बचेगा तुम्हारे पास M1S1 बराबर M2S2। ये देखो एक रिलेशन आ गया तुम्हारा। अरे समझ आया? ठीक है, अब देखो यहां से तुम एक रिलेशन लिख सकते हो, M1 बाई M2 इक्वल टू S2 बटे S1, है ना? ये भी रिलेशन लिख सकते हो। और इसी को तुम क्या करो, M1 DS1 बाई DT इज इक्वल टू M2 DS2 बाई DT। तो ये हो जाएगा M1 V1 बराबर M2 V2। ये सब क्या हो रहा है? तब हो रहा है जब एक्सटर्नल कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है। अब इसको अगेन अगर डिफरेंशिएट करो, M1 dV1 बाई DT इज इक्वल टू M2 dV2 बाई DT, तो यहां से आ गया M1A1 बराबर M2A2। एक रिलेशन ये बना, एक रिलेशन ये बना। और यही बात तो कह रहा था हमें कि सेंटर ऑफ मास इज अगर कांस्टेंट है, रेस्ट में है, तो ये सारे रिलेशन वैलिड है। अब कहीं पर भी एग्जाम क्वेश्चन बनाने का टाइम में आप ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। अहमद क्लियर है? जल्दी से इसको छापिए।